और इसीलिए जो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं वो जानते हैं कि हम कठपुतलियां मात्र हैं। जब कबीरदास कह रहे थे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर, तो वो बड़े समझदार आदमी थे। उनको, मैच्योर आदमी को रियलाइज हो जाता है कि जो हो रहा है वो हो रहा है पर दिख रहा है कि मैं कर रहा हूँ, सही बात है, लेकिन वो हो रहा है। मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, इसमें केवल चांस की बात है। बहुत सारी परिस्थितियाँ, मेरा जन्म एक जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ हुआ है, उसमें एक खास किस्म की बुद्धि मुझे मिली है जिसमें मेरा कोई बस नहीं। मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरे त्वचा का रंग, मेरी सारी क्षमताएं, मेरी जेनेटिक बीमारियां, मेरी आंखें ठीक नहीं है तो जेनेटिक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो एक जेनेटिक लिमिटेशंस मुझे मिली हैं, अचीवमेंट्स मिली हैं। फिर मैं एक परिवार में पैदा हुआ, उस परिवार की बैकग्राउंड, आर्थिक, सामाजिक संस्कार, उसका धर्म, जाति, उसके मूल्य, उसमें लड़का होने की कीमत क्या है, लड़की होने की कीमत क्या है। फिर मैं खास स्कूल में गया, वहाँ बहुत सारे दोस्त बने, वहाँ टीचर से कुछ खास। और मैं जिस शहर में रहा या गांव में रहा या बड़े शहर में रहा, वहाँ का माहौल, ये हजारों पैरामीटर्स की इंटरेक्शंस होती रहती हैं और उन हजारों गुणा हजारों इंटरेक्शंस से बनती है पर्सनैलिटी। ईमानदारी की बात है कि इस पर्सनैलिटी के बनने में पर्सन की भूमिका 0% है, जिसको कोई मानना चाहता नहीं है। आमतौर पे हमें बुरा लगता है मानने में, क्यों माने भाई इस बात को। हमें लगता है कि हम तो बड़े खतरनाक व्यक्तित्व हैं, हम जैसा कोई हुआ ही नहीं आज तक। अगर हम जैसा कोई नहीं हुआ तो भी इसका मतलब इतना है कि वो सारी परिस्थितियां एक साथ कभी नहीं हुई थी जिनसे हम बन गए। जब आप इन थॉट्स पे जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि मतलब हमारे होने में हमारा कुछ नहीं, लेकिन खुश रहने का एक विचार और भी है। इसको कंपैटिबिलिज्म बोलते हैं फिलोसफी में। एक एग्जांपल से बात समझते हैं। आप रात को 2 बजे अपनी मम्मी को उठाएं और कहें कि मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, उनका क्या रिस्पॉन्स आएगा? झापड़ पड़ेगा आपको, या बोलेंगे मैं बना देती हूँ खाना तुम्हारे लिए? बना देंगे खाना। मतलब हर बच्चे को पता है उसकी मम्मी क्या करेगी। कुछ मम्मी झापड़ मार देंगे, कुछ डांट के सुला देंगे उसको, कुछ कहेंगे अरे मेरा बेटा, और किचन में जाएंगे तुरंत रोटी सब्जी बना के खिला देंगे। बच्चे को आइडिया होता है पहले से, मुझे पता है कि मेरी माँ क्या करेगी, और मेरी माँ ने किया भी वही। क्या तब भी उसकी फ्री विल है या नहीं है? कह सकते हैं कि फ्री विल है। किसी की फ्री विल है या नहीं इस बात से खत्म नहीं हो रही कि किसी और को पहले से पता था या नहीं। अगर मुझे पहले से पता है कि मेरी माँ यही करेगी, तो भी मेरी माँ ने यह सोचकर नहीं बोला कि मुझे पहले से पता है, उसने अपने हिसाब से बोला। इसका मतलब फ्रीडम ऑफ विल है और नहीं है के बीच में ग्रे एरिया भी है। जैसे कल को, अभी जैसे आपकी शादी हुई, 4-5 साल बाद जब छोटा बच्चा होगा और आपका मन करेगा कि उसको मैं कुछ खास फील्ड में आगे बढ़ाऊं। मान लीजिए आपका मन है कि मेरा बच्चा लॉन टेनिस खेले, और आप वैसे पेरेंट नहीं बनना चाह रहे जो मार पीट के बोले चल लॉन टेनिस खेल, वो नहीं करना चाह रहे। आप लिबरल मॉडर्न पेरेंट हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे? और आपके मन में कि खिलवाऊंगा तो टेनिस ही, कुछ भी हो जाए। आप क्या करेंगे? उस बच्चे को 3-4 स्पोर्ट्स दिखाएंगे ले जाके। 1-2 दिखाएंगे बहुत खतरनाक, बंजी जंपिंग, 1000 फीट नीचे कूदना है, स्काई डाइविंग दिखाएंगे, एक लॉन टेनिस दिखा देंगे। फिर पूछेंगे बेटा 3-4 स्पोर्ट्स हैं, अपनी चॉइस से बताओ क्या खेलोगे। आपको पता है कि लॉन टेनिस ही बोलेगा। फिर टेनिस में आप उसको 3-4 तरह के रैकेट दिखाएंगे, और इस तरह से दिखाएंगे कि वही चुने जो आप चाहते हैं। और समझदार लोग चुनवा लेते हैं सामने वाले से जो वो चुनवाना चाहते हैं। अब धीरे धीरे खेलने लग गया, आपने उसको और प्रोत्साहन दिया, जिस दिन अच्छा खेला पुरस्कार दिया और मोटिवेशन हुआ, खराब खेला थोड़ा समझा दिया, करते करते वो महान प्लेयर बन गया। वो जिंदगी भर इस भ्रम में रहेगा कि उसकी फ्री विल थी, जबकि फ्री विल आपकी थी। आपकी भी नहीं थी, क्योंकि आपने ये जो सोचा कि लॉन टेनिस से खिलवाना है, ये भी कहीं से आ रही थी। इसने आपको इतना कंट्रोल किया था कि आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे थे, इसलिए आपने उसको मजबूर किया। मीठे तरीके से मजबूर किया, कड़वे तरीके से नहीं किया, पर किया। कंपैटिबिलिज्म ये थॉट है। इसका मतलब ये है कि नियतिवाद और फ्री विल दोनों साथ साथ चल सकते हैं। एब्सोल्यूट सेंस में डिटर्मिनिज्म है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, पर यहां हमें लगता है कि हम कर रहे हैं और हमें लग रहा है यही काफी है। तो लगता रहे कि कठपुतलियां खुद नाच रही हैं, लगता रहे बढ़िया है। जबकि कठपुतलियों को एक लेवल के बाद समझ लेना है कि
कोई तार हिला रहा था ऊपर से नीचे से कहीं से भी, लेकिन हम उस तार से चल रहे थे। लेकिन जब तक कठपुतली को तार का पता ही नहीं है, कठपुतली को तो यही एहसास है ना कि वो खुद नाच रही है। वीडियो गेम के कैरेक्टर को तो यही एहसास है ना कि वो खुद उछल रहा है, उसे क्या पता कि बाहर कोई बटन लेके बैठा हुआ है। तो फ्रीडम ऑफ विल इतनी ही होती है, मतलब ये मेरा अनुमान है। जो लोग दिस वर्ल्डली किस्म के लोग हैं उनका मानना की बेकार की बातें हैं, जो है यही है, फ्रीडम ऑफ विल है। फिर वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये बताओ कि अब मैं मुक्का दाईं तरफ मारूंगा कि बाईं तरफ मारूंगा, नहीं बता पा रहे तो मेरी फ्रीडम ऑफ विल है। आप बोलेंगे दाईं तो बाएं मार देंगे, बाएं बोलेंगे दाएं मार देंगे। तो ये छोटे छोटे क्यूट एग्जाम्पल से फिलोसफी के सवाल हल नहीं होते हैं। ये तो बहुत ही मतलब बचकाने किस्म के तरीके हैं गहरे सवालों को खारिज करने के। अब घबरा गए, मुझे लगता है आज़ादी का भाव ही खत्म हो गया। कहाँ आज़ादी पे थे, कहाँ पहुँच गए बिना बात के। मतलब इन सब यहाँ जो कंडेम्ड है, हिंदी में बोलते हैं मनुष्य स्वतंत्र होने को अभिशप्त है, मनुष्य को अभिशाप है कि वो स्वतंत्र है। तो सार्त्र को समझने के लिए सार्त्र की थोड़ी सी बैकग्राउंड पता होनी है। सार्त्र एथीस्ट आदमी है, ईश्वर को नहीं मानता है। तो पहली बात तो मैन इज फ्री, और दूसरा कंडेम्ड टू बी फ्री। तो फ्री क्यों मान रहे जबकि कई लोग फ्रीडम को नहीं मान रहे हैं, स्पिनोजा नहीं मान रहे हैं। सार्त्र मानता है कि फ्री विल है, और सार्त्र की फिलॉसफी शुरू इस बात से होती है कि ईश्वर नहीं है। तो जब ईश्वर नहीं है तो हमारे मीनिंग को कौन डिफाइन करेगा? वो सबसे अलग फिलोसफर है। फिलोसफी की पूरी जो चेन है वेस्ट में या भारत में, उसके आर्गुमेंट सबसे अलग किस्म के हैं, एकदम नए तरीके से सोचता है वो। तो उसका शुरुआती सवाल है कि ईश्वर है या नहीं, तो वो कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मेरे पास कोई ऐसा आधार है नहीं कि मैं उसको मानूं। तो उसने बहुत अलग तरह के आर्गुमेंट दिए, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन उसने ये कह दिया कि ईश्वर नहीं है। फिर उसने कहा अगर ईश्वर नहीं है तो सवाल है कि मैं क्यों हूं, मुझे किसने बनाया है? तो उसने कहा दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मेरे आने से पहले मेरा मीनिंग आ चुका था, या मेरे आने के बाद मीनिंग तय होना बाकी है। तो उसने कहा जैसे मान लो मैं एक मेज बनाता हूं, तो मेज बनाने से पहले मेज का पर्पस, यूटिलिटी मेरे दिमाग में तय थी, फिर मेज बनी है। तो मेज का एसेंस मेज के एग्जिस्टेंस से पहले हो गया था, प्री डिटरमेंट है। पर जब मैं पैदा हुआ, मेरा एसेंस तो भगवान सोच सकता था, तो भगवान तो है नहीं, तो मेरा एसेंस तो मैं खुद डिफाइन करूंगा। इसलिए वो बोलता है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। ये उनका सबसे बुनियादी वाक्य है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, इन केस ऑफ बींग्स तब वो बोलते हैं एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, इसका रिवर्स हो जाता है। अब मनुष्य पैदा हुआ, और उनके सेंस में जो एग्जिस्टेंस का मतलब है वो है अपने मीनिंग को खोजते हुए एग्जिस्ट करना। तो मनुष्य स्वतंत्र है क्योंकि ईश्वर है नहीं उनके हिसाब से। अब स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? उसको अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखनी है। जिंदगी की कहानी कैसे लिखेगा? फैसले कर करके। आपकी कुल मिला के कहानी बनती है आपके फैसलों से। हम फ्री हैं का मतलब इतना ही है कि फ्रीडम टू चूज हमारे पास है, हम फैसले कर सकते हैं। चॉइसेस में से सही ऑप्शन को चूज करना हमारी फ्रीडम है, और यह हमें करना ही है क्योंकि जिंदगी में फैसले करने ही पड़ते हैं, उसके बिना कुछ चारा नहीं है। कंडेम्ड इसलिए है कि मजबूरी है, फैसले करने पड़ेंगे। फैसला नहीं करना भी एक फैसला है क्योंकि वो टालने का फैसला है। हम लोग कई फैसले केवल टालते रहते हैं कि अगले साल देखेंगे यार, 6 महीने और देख लेते हैं। आप फैसला कर रहे हैं क्योंकि 4 ऑप्शन नहीं थे, 5 थे। 5वां क्या था? अभी नहीं करते फैसला, वो भी एक फैसला है। सो नॉट चूजिंग एनीथिंग इज ऑल्सो ए चॉइस, एंड दैट इज ए डेलिबरेट चॉइस। तो टालना भी एक फैसला है जो हम जिंदगी में अक्सर करते रहते हैं, और एक समय के बाद लगता है कि अब तो खत्म ही हो गया। तो फैसला हम कुछ भी करें, कितनी भी सावधानी से करें। अब वो असली बात पे आ रहा है भाई, जिनके पेरेंट्स ने कहा कि चुपचाप शादी वहां कर लो, कर ले शादी, शादी सफल नहीं है, कम से कम एक सुकून है कि ये कह सकते हैं कि पापा आपने बर्बाद कर दिया। जिन्होंने लव मैरिज की वो किससे कहेंगे? खुद फैसला किया था। खुद फैसला करने में एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि गलती हुई तो जिम्मेदारी आपकी ही है, ठीक रहा आप पे फूटेगा।
फैसला मैं अपने लिए करूं या आप मेरे लिए करें, दोनों गलत होने हैं किसी ना किसी मात्रा में। एब्सोल्यूट सही फैसला कुछ नहीं होता है, एब्सोल्यूट बैड डिसीजन कोई नहीं होता है। सारे गुड बैड के बीच में ग्रे शेड्स होते हैं। जितने फायदे हैं वो सब फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, जो नेगेटिव्स हैं वो बड़े होकर दिखते हैं। इसलिए हर इंसान को ये फील होता है कि उसके फैसले गलत हैं। वो दूसरा लेता तो भी गलत ही होता, पर उसको लगता है कि वो लेता तो अच्छा होता। सो व्हेन यू टेक डिसीजंस, ultimately you start feeling the decision was wrong and you have a lot of pain. उस पेन से आप बच नहीं सकते क्योंकि फैसला आपने खुद लिया था। तो प्रामाणिक व्यक्ति वो है जो सोच समझ के फैसले करता है, कॉन्शियंस के बेस पे, अंतरात्मा के बेस पे करता है। फैसले में गलती होगी ये मान के चलता है, उस गलती से पैदा होने वाली पीड़ा को कायदे से स्वीकार करता है, शिकायतें नहीं करता है, स्वीकार करता है। अगर फैसला ज्यादा गलत हो गया तो बदलता है, अगर बदल सकता है तो, नहीं बदल सकता है तो उसको एक्सेप्ट करता है। और जो इस तरीके से जी रहा है उसकी ऑथेंटिक लाइफ है। ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस उनका एक शब्द है, उसी की है जो अपने फैसलों की गलतियों को स्वीकार करता है, पीड़ाओं को झेलता है, टालता नहीं है, धर्म के बहाने किसी और बहाने से पीड़ाओं को गम गलत करने के तरीके नहीं ढूंढ रहा है, स्वीकार कर लेता है। इसलिए मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। यू आर फ्री, condemned to be free in one sense because there is no God, you are free. It's not a choice to be free or not to be free. You are free because there is no God. And then because of the freedom you will take a lot of decisions. Every decision to some extent will be wrong. It will create pain. You have to tolerate that pain and you are condemned to feel the pain of the decisions you took and you cannot put responsibility on anyone else. इस सेंस में सार्थक ने ये बात कही कि अल्टीमेटली हम अभिशप्त हैं स्वतंत्र होने के लिए।